आदाब नाज़रीन, खैर मकदम है आपका। आप देख रहे हैं जी सलाम। मैं हूं इमरान खान और पाक महीने रमज़ान का चांद नज़र आ गया। आप तमाम लोगों को रमज़ान का चांद मुबारक हो। आइए आगाज़ करते हैं। तो नाज़रीन, खैर मकदम है आपका। सबसे पहले आप तमाम अहले वतन को जी सलाम की पूरी टीम की जानिब से रहमतों के महीने रमज़ान की दिली मुबारकबाद। आइए शुरू करते हैं आज का मुद्दा, हमारा प्राइम टाइम डिबेट शो। मैं हूं इमरान खान आपके साथ। नाज़रीन, आज रमज़ान का चांद नज़र आने से पहले लोकसभा आम इंतखाबात में वोटिंग का 5वां मरहला भी पूरा हो गया। 5वें मरहले में 51 सीटों की जंग थी। इनमें से 2014 के आम इंतखाबात में 41 सीटें एनडीए के पास थी। ऐसे में अपनी सीटों को बचाए रखना बीजेपी और एनडीए के लिए एक बड़ा चैलेंज रहा। आज राहुल गांधी, सोनिया गांधी, राजनाथ सिंह, स्मृति ईरानी जैसे दिग्गजों की किस्मत का फैसला अवाम ने कर दिया है। जहां अमेठी पर पूरे मुल्क की निगाहें लगी हुई थी, वहीं स्मृति ईरानी ने कुछ इलाकों में बूथ कैप्चरिंग कराने का इल्जाम कांग्रेस सदर राहुल गांधी पर लगा दिया। इधर यूपी सरकार के वजीर और एनडीए के मेंबर ओम प्रकाश राजभर ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। एन वोटिंग के वक्त उनके इस्तीफे की खबर आई। बीजेपी के साथ उनकी अनबन अब सबके सामने आ चुकी है। हालांकि उनका इस्तीफा भी मंजूर नहीं किया गया है। तो करीब 9 करोड़ वोटर्स ने आज 674 उम्मीदवारों के लिए वोट दे दिया है। और शाम 6 बजे तक की बात करें, अभी भी कुछ लोग कतारों में लगे हुए हैं, वोटिंग जारी है। आखिरी तक जो कतार में लगा रहेगा उसको मौका मिलेगा। तो शाम 6 बजे तक करीब 61% वोटिंग दर्ज की गई है। इस 5वें मरहले में 674 उम्मीदवार मैदान में थे और 61% वोटिंग दर्ज की गई है। इनमें बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, झारखंड और जम्मू कश्मीर शामिल है। उत्तर प्रदेश में आज धनौरा, सीतापुर, मोहनलालगंज, लखनऊ, रायबरेली, अमेठी, बांदा, फतेहपुर, कौशाम्बी, बाराबंकी, फैजाबाद, बहराइच और कैसरगंज और गोंडा में वोटिंग हुई है। और इधर मध्य प्रदेश में भी 7 सीटों पर आज वोट डाले गए हैं। वेस्ट बंगाल से कुछ हिंसक झड़पों की खबर आई। आज फिर जी मीडिया की गाड़ी पर हमला किया गया है। आपको बता दें, इससे पहले भी 2 बार जी मीडिया को निशाना बनाया गया है। जी मीडिया की गाड़ी को निशाना बनाया गया है। तो चुनाव वेस्ट बंगाल में बहुत हिंसक होते जा रहे हैं, यह इल्जाम अमित शाह ने भी लगाया था। वजीर आजम नरेंद्र मोदी भी आज एक सभा कर रहे थे और उन्होंने फिर वहां पर कहा कि वेस्ट बंगाल में ममता दीदी की अब चमकी धमकी वाली जो सियासत है वो नहीं चलेगी, लोग उन्हें जवाब देंगे। इधर स्मृति ईरानी ने अमेठी में आज अपने ट्विटर हैंडल से एक वीडियो, एक महिला का, एक खातून का जारी किया, एक बुजुर्ग खातून का, जिसमें कि वो कह रही हैं कि वो देना तो कमल को वोट चाहती थी, कमल का बटन दबाना चाहती थी, लेकिन वहां पर मौजूद लोगों ने उनका हाथ पकड़ के पंजे का बटन दबा दिया। एक तरह से बूथ कैप्चरिंग की कोशिश का इल्जाम लगाया। स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर धोखेबाजी का भी इल्जाम लगाया और कहा कि आज उनका दौरा क्यों रद्द हुआ। यहां पर बड़ा सीधा और बड़ा टाइट मुकाबला है, बहुत ही खास और दिलचस्प मुकाबला है राहुल गांधी और स्मृति ईरानी के बीच। अब 23 तारीख को पता लगेगा कि किसके फेवर में वोट हुआ है अमेठी की तरफ से, लेकिन दोनों ने पूरी ताकत यहां पर लगा रखी थी। और इधर वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने एक सभा की आज वेस्ट बंगाल में और उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी ने कहा था कि बीजेपी भगवान राम को पोलिंग एजेंट बना रही है। तो वजीर आजम ने आज जवाब दिया और कहा कि राम हमारी रगों में है, हमारी संस्कारों में है। और दीदी का अब ये जो अंदाज है गणतंत्र को लूटने का, वो नहीं चलने वाला है। उनकी चमकी धमकी वाला मॉडल अब नहीं चलने वाला। झारग्राम वेस्ट बंगाल में आज एक रैली से खिताब कर रहे थे वजीर आजम नरेंद्र मोदी। तो बहुत सारी बातें हुई आज दिन भर। और इधर जम्मू कश्मीर की बात करें तो शोपियान, पुलवामा, ये जो अनंतनाग लोकसभा सीट के तहत आते हैं, यहां पर आज वोटिंग हुई है। और लेह लोकसभा सीट में कारगिल में वोटिंग हुई है, लेह कारगिल में। और यहां पर अगर लेह कारगिल की बात करें तो 64%, और अगर हम शोपियान पुलवामा की बात करें तो रिकॉर्ड बना है अपने आप में, बहुत ही दुखदाई और बहुत अफसोसनाक रिकॉर्ड ये बना है। और वो है कि हिंदुस्तान के, इस दुनिया के जो सबसे बड़ा लोकतंत्र कहलाता है, वहां एक इलाका ऐसा है जहां सिर्फ 4% वोटिंग दर्ज की गई है और वो है शोपियान और पुलवामा। ये इलाके दहशतगर्दी से, मिलिटेंसी से सबसे ज्यादा मुतासिर रहे हैं। लेकिन लेह और कारगिल में अगर हम बात करते हैं तो 64% वोटिंग रिकॉर्ड की गई। मेरे साथ बहुत अच्छा पैनल है। मैंने पूरी कोशिश की कि सभी तरह के जिन इलाकों में आज वोट हुए उन सबकी बात आ जाए, पूरा रीजन कहीं ना कहीं जुड़ जाए, सियासी जमातें भी जुड़ जाए जो मैदान में थी। तो मैं अपने साथ जोड़ रहा हूं इस वक्त भारतीय जनता पार्टी से नौजवान लीडर
जयराम विप्लव जी को। इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ तशरीफ फरमा है, अक्सर हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनते हैं। आप नेशनल डिबेट में भी इनको तमाम टेलीविजन चैनल्स पर देखते रहते हैं। जी सलाम इंटरनेशनल पर आपका स्वागत है। मेरे साथ राजीव रंजन भी है, सियासी तज्जियाकार के तौर पर आज मैं यहाँ पर इस वक्त स्टूडियो में तशरीफ फरमा है। कांग्रेस पार्टी से मैंने अरशद आजमी साहब को अपने साथ जोड़ा है। अरशद जी मेरे साथ जुड़ गए हैं। अरशद जी स्वागत है आपका, खैर मकदम है। मेरे साथ जम्मू कश्मीर की नुमाइंदगी करने, वहां के हालात के बारे में और जिस तरह की वोटिंग वहां पर हुई उनसे मैं बात करूंगा और चीजों को समझने की कोशिश करूंगा। अमित रैना साहब हैं, कश्मीर मामलों के जानकार हैं, कश्मीरी पंडित हैं आप खुद। और अनुराग वर्मा जी को भी मैंने अपने साथ जोड़ा है, सीनियर सहाफी के तौर पर इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में तशरीफ फरमा है। आप तमाम लोगों का स्वागत है। आइए इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। मैं एक राहुल गांधी का एक स्टेटमेंट आज अखबार में पढ़ रहा था, जयराम विप्लव, कि मोदी जी लड़ाई खत्म हो चुकी है, राहुल गांधी का कहना है, और अब आपके कर्म आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। अपनी आंतरिक सोच मेरे पिता पर थोपना आपको नहीं बचा पाया। कल भ्रष्टाचार का इल्जाम लगाया, सीधे तौर पर भ्रष्ट कहा। अनजानी वजीर आजम राजीव गांधी को, साबिक वजीर आजम राजीव गांधी को नरेंद्र मोदी ने उसका जवाब दे रहे थे राहुल गांधी, और कहा कि सप्रेम एक झप्पी के साथ। तो कांग्रेस ये मानकर चल रही है कि कहीं ना कहीं जिस तरह की बात उन्होंने कही है, ऐसा लग रहा है जयराम विप्लव की कांग्रेस की तरफ से ये जीत उनकी हो चुकी है, तय हो चुकी है। बीजेपी ही सारी मशक्कत कर रही है। क्या कहेंगे आप? और आज की अगर हम बात करें, आज की 51 सीटों की हम बात करें, 41 सीटें एनडीए के पास थी, कितना बचा पाएंगे? ये 2014 नहीं है जयराम विप्लव। बिल्कुल, ये 2019 है। और देखिए, कांग्रेस पार्टी आज 5वें चरण में जाकर के जिस प्रकार की बयानबाजी कर रहे हैं राहुल जी, और पीछे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था अभी परसों ही, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बार भी अपनी जीत का दावा राहुल गांधी नहीं कर पाए। वो बार बार भारतीय जनता पार्टी के हार की, मोदी जी के हार की बात कर रहे थे। तो ये तो राहुल गांधी थे। देखिए, सोशल मीडिया में एक मैसेज वायरल होकर के हमारे पास पहुंचा। वो मैसेज के जरिए मैं अपनी बात को शुरू कर रहा हूं। गली से आवाज आती है, 400 रुपये में जिंदगी भर बैठकर खाइए, बाहर निकलकर देखा तो वो चटाई बेचने वाला था। कांग्रेस पार्टी ने, एक परिवार ने 1971 से आज 2019 तक देश के सामने उसी चटाई वाले की तरह व्यवहार किया है। जब भी वो सत्ता में होते हैं तब वो क्या करते हैं ये पूरा देश जानता है, लेकिन मैं फिर भी बताऊंगा, क्योंकि सच को आज बार बार बोलने की आवश्यकता है। नहीं तो कोई झूठा आदमी बार बार झूठ बोल करके उसे सच साबित करने में लग गया है। देखिए क्या होता है, उनको जब सत्ता मिली तो उन्होंने क्या किया, उनको जब सत्ता मिली तो उन्होंने कोयला घोटाले किए। हमको जब सत्ता मिली तो हमने कोल ब्लॉक्स आवंटन में 3.5 लाख करोड़ रुपए सरकारी खजाने में डाले। उनको जब सत्ता मिली तो उन्होंने 2G का आवंटन किया, हश्र क्या हुआ पूरी दुनिया जानती है। हमको सत्ता मिली है तो आज 4G से हर एक गरीब आदमी भी जुड़ा हुआ है कम से कम पैसों में। उनको सत्ता मिली तो उनको जब मौका मिला 2008 में मुंबई हमलों का उत्तर देने का, तो उनके प्रधानमंत्री चुप्पी साध गए। और हमारे प्रधानमंत्री के मजबूत इच्छा शक्ति के कारण, मजबूत सरकार की इच्छा शक्ति के कारण सेना ने घर में घुसकर मारा है। तो ये अंतर है। देखिए, ये जब विपक्ष में होते हैं, गरीबी और अन्याय, एक लाइन कह दूं इमरान भाई, वो जब विपक्ष में होते हैं तो गरीबी और अन्याय और भ्रष्टाचार पर बात करते हैं, और जब पक्ष में होते हैं तो उन्होंने जो कारनामे किए हैं वो देश के गरीबों के साथ, किसानों के साथ, जवानों के साथ 70 से अन्याय किया है। ये राहुल गांधी उसको स्वीकार कर। मसूद अजहर को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित करवाने की सरकार की जो सिफारती हिकमत अमली थी, उसकी कामयाबी के बाद ये 5वां दौर था। आज 51 में से आपके पास 41 सीटें थी एनडीए के पास, कितनी बचा पाएंगे? उस सवाल का आपने जवाब मेरे नहीं दिया। आप कांग्रेस को कोसते रह गए। ये बताइए, और ये 2014 नहीं है। निश्चित रूप से ये 2014 नहीं है, 2019 है। 2014 में तो देश ने केवल मोदी जी का नाम सुना था, उस नाम पर सुनामी आ गई थी। आज तो 5 साल का काम है। देखिए, मोदी जी ने बिना चुनावी नफे नुकसान को दरकिनार करके, पिछली बार हमको कहां जीत मिली कहां हार मिली इसको भूल करके, पक्ष विपक्ष की सारी सीमाएं छोड़ करके समान रूप से
देश के हर जिले में, ब्लॉक में, पंचायत में, गांव में अपनी सारी योजनाएं पहुंचाई हैं। और इसलिए देश के हर जगह से, गांव हो या शहर हो, एक ही आवाज आ रही है, मोदी मोदी। वो किसी जात और धर्म का हो, मोदी मोदी की आवाज साफ सुनाई दे रही है। हम निश्चित तौर पर इस बार पिछली बार जो जनमत मिला था, बहुमत मिला था, उससे आगे बढ़ेंगे। स्मृति ईरानी आज अमेठी की जंग, जयराम विप्लव, बड़ी दिलचस्प है। स्मृति ईरानी आज लगातार इल्जाम लगाती रही, बूथ कैप्चरिंग हो रही है, बूथ कैप्चरिंग हो रही है। कांग्रेस की तरफ से बात आई कि जब वो बीजेपी हारती है तो इस तरह की बातें करना शुरू कर देती है। स्मृति ईरानी लगातार बड़ी फाइट कर रही है, इसमें कोई शक नहीं। बड़ा उन्होंने चैलेंज दिया है राहुल गांधी को। यह भी कहा जाता है, हालांकि वो कहते हैं वो साउथ गए, साउथ में अपना असर डालने के लिए, लेकिन ये भी लोग कहते हैं कि यहां कुछ खतरा था, इसलिए एक और सीट उन्होंने चुनी। ऐसे में स्मृति ईरानी के आज के इल्जामात को हम कैसे देखें? इमरान भाई, स्मृति जी ने कोई इल्जाम अपने मन से नहीं लगाया है। सोशल मीडिया पर एक महिला का वीडियो मौजूद है जो उन्होंने कोट करते हुए कहा है, ये इल्जाम लगाया है। वो महिला कह रही है कि हमारी उंगली को किसी ने जबरदस्ती जाकर के वहां जो बूथ पर मौजूद था, उसने कमल को मैं वोट देना चाहती थी, हाथ पर दबा दिया। उसने चुनाव आयोग को अपनी शिकायतें भी की हैं। उत्तर प्रदेश से तो उसकी वीडियो फुटेज नहीं मिल पाई, लेकिन बंगाल का वीडियो फुटेज आपने देखा होगा कि किस प्रकार से टीएमसी के कार्यकर्ता बूथ के अंदर जाकर लोगों की उंगली पकड़कर कमल ये अपने टीएमसी के उस पर निशान लगवा रहे हैं, बटन दबा रहे हैं। तो देश में ये चीजें भी चल रही हैं, चुनाव आयोग इसका संज्ञान ले रहा है। और पीछे एक और वीडियो आया, जिस वीडियो में स्मृति जी ने सवाल जवाब कर रही हैं और एक व्यक्ति कह रहा है कि मुझे आयुष्मान योजना में एक अस्पताल में लाभ नहीं मिला, क्योंकि उन्होंने कहा कि ये मोदी और योगी का अस्पताल नहीं है, ये राजीव गांधी और राहुल गांधी का अस्पताल है। तो सवाल सीधा सा, अगर राहुल गांधी जीत रहे हैं तो आज चुनाव के ठीक 10-12 घंटे पहले उनको ट्वीट करके ये नहीं याद दिलाना पड़ता कि अमेठी की जनता राजीव जी को ध्यान में रख करके वोट करेंगी प्रियंका वाड्रा का। ठीक है, आप देख लीजिए। ठीक है, मैं जरा अरशद आजमी साहब के पास जाता हूं। अरशद आजमी साहब, इल्जाम स्मृति ईरानी ने अमेठी में लगाया, आप लोगों ने बूथ कैप्चरिंग कराने की कोशिश की गई, सीधे तौर पर कमल पे बटन दबाते हुए लोगों का हाथ पकड़ दूसरे निशान पर आप लोगों ने बटन दबाए, ये इल्जाम है उनका। क्या कहेंगे? बहुत दिलचस्प मुकाबला है, सख्त मुकाबला है। अमेठी की जंग ऐसा लग रहा है इस बार कांग्रेस को भारी पड़ गई। देखिए इमरान भाई, ये पूरा चुनाव, ये इनकी चूंकि विफलता, जो 5 साल में इन्होंने जो कारनामे इन्होंने दिखाए हैं अपने, और जो इन्होंने वायदे किए थे वो पूरे नहीं कर पाए, जो नौकरियां कही थी वो नहीं दे पाए, जो काला धन वापस लाने की बात कही थी वो नहीं ला पाए। अब ये पकौड़े और भगौड़ों की सरकार बन चुकी है, और अब इनके सामने कोई ऐसा मुद्दा नहीं बचा है कि किसी तरह विपक्ष को घेरा जाए। इनके पास आप देखिए, डूबते को तिनके का सहारा, इस तरह के मुद्दे आते रहते हैं, इलेक्शन में बहुत सारे होते रहते हैं। वो मुद्दे पार्टी की तरफ या पार्टी पर इल्जाम डालकर नहीं बनाए जाते हैं। आज पूरे देश में मोदी जी को अपने 5 साल के किए गए कारनामों को बताने के लिए कोई एक पॉइंट नहीं बचा है। नहीं, स्मृति ईरानी अरशद साहब आज राहुल गांधी को घमंडी कह रही थी और कह रही थी कि वो आज अमेठी के लोगों को धोखा दे रहे हैं, आज भी नहीं आए, उनका दौरा क्यों रद्द हुआ, ये भी उन्होंने इल्जाम लगाया। अरे वो अपने चुनाव लड़ रही है कि राहुल गांधी की यात्रा को तय कर रही हैं। उनको पता नहीं है राहुल गांधी अमेठी की यात्रा पूरे 5 वर्ष लगाते रहते हैं। ये स्मृति ईरानी की तरह इलेक्शन के टाइम पे नहीं आते हैं वो, इसलिए कि उनकी परवाह इनको इतनी ज्यादा नहीं। तो फिर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की जरूरत क्यों पड़ी वहां पर? अभी हमने 3-4-5 दिन पहले ये बाकायदा खबर थी कि समाजवादी पार्टी से मदद मांगी गई है। यही मदद मुलायम सिंह यादव से पिछले बार भी मांगी गई थी 2014 में, जब मुश्किल में फंसा था चुनाव, तब उस वक्त तो समाजवादी पार्टी की सरकार थी। और ये भी सच है कि मुलायम सिंह यादव ने अपने लोगों को भेजा था, गायत्री प्रजापति और उनके साथ में लोगों को भेजा था, जिन्होंने कहीं ना कहीं उस वक्त वहां पर माहौल बनाकर जीत में मदद कराई थी। इस बार भी क्यों समाजवादी पार्टी के लोगों की मदद लेनी पड़ी अमेठी में? नहीं, देखिए चुनाव ये पहले से सुनिश्चित है कि वहां पे समाजवादी गठबंधन हमारे अगेंस्ट में नहीं लड़ रहा है। तो नहीं लड़ रहा है जिसका मतलब समर्थन में है, और समर्थन में है तो समर्थन अगर दे रहा है तो उसमें स्मृति ईरानी को क्यों तकलीफ हो रही है? सवाल इस बात का नहीं है कि इलेक्शन में कौन किसकी मदद कर रहा है, कौन नहीं। मैंने इसलिए पूछा क्योंकि आप ही बता रहे हैं ना, राहुल गांधी 5 साल तक लगातार जाते रहते, तो इतनी सारी कवायद करने की जरूरत क्या पड़ी? छोड़ देते।
वजीर आजम नरेंद्र मोदी जैसे एक बार होकर आ गए काशी, बनारस एक बार होकर आ गए, अब वो पूरे देश का चुनाव संभाल रहे हैं, ऐसे में इतनी टेंशन लेने की क्या जरूरत है? देखिए ऐसा है, ये बात इमरान भाई अगर मैं कहूंगा तो अभी बुरा लगेगा, हमारे भारतीय जनता पार्टी के पैनलिस्ट बैठे हुए हैं कि बनारस का रोड शो कैसे हुआ है। बनारस का कोई भी एक होटल खाली नहीं था, बाहर के लोगों से भरा हुआ था, और रोड शो सक्सेस करने के लिए आप एक दिन आकर के हवा बना करके चले जाएं तो बनारस की जनता इतनी बेवकूफ नहीं है, वो उसका परिणाम दिखाएगी, वो एक अलग बात है। लेकिन पूरे देश में जो चुनाव हो रहा है, फिर तो प्रियंका गांधी जी को लड़ जाना चाहिए था अरशद साहब। प्रियंका गांधी जी को तो लड़ा देना था आपको, जब इतना माकूल माहौल आप लोगों के लिए है, बनारस की जनता इतनी समझदार है, तो प्रियंका गांधी जी क्यों नहीं लड़ी? बहुत शानदार चुनाव हो जाता। प्रियंका गांधी बिल्कुल लड़ना चाहती थी, लेकिन पार्टी का ये निर्णय नहीं हुआ, पर चूंकि प्रियंका गांधी को पूरा प्रदेश देखना था, पूरा देश देखना था, इसलिए उन्होंने बेहतर नहीं समझा। तो राहुल जी भी देख रहे हैं, मोदी जी भी देख रहे हैं, अरशद जी। प्रियंका जी होटल बुक करा करके, देखिए प्रियंका जी कहीं पर होटल बुक कराकर रोड शो नहीं करा रही हैं। प्रियंका जी अपने दमखम पे रोड शो करा रही हैं अपना, ये मोदी जी की तरह रोड शो नहीं करा रही है। वहां पे सारे होटल बुक गए, अरे रोड शो की भीड़ दिखा। चलिए मैं आ रहा हूँ अरशद भाई, आपके पास आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ आपके पास, आपकी आवाज बहुत साफ नहीं आ रही थी, मैं आ रहा हूँ आपके पास। चलिए मैं अपने और मेहमानों की तरफ जाना चाहूंगा। अगर मैं हमारे अनुराग वर्मा जी के पास जाऊं, अनुराग वर्मा जी कैसे देखते हैं आज के 51 सीटों के ठीक ठाक मतदान हुआ? अगर हम देखें 61% कम नहीं होता और ये परसेंटेज थोड़ा और बढ़ जाएगा ऐसा लग रहा है, तो ये 61-62% जो मतदान हुआ है इस 5वें चरण में, कैसे आप इसको देखते हैं, खासतौर से शदीद गर्मी के बीच? देखिए, अगर 60 से 65% मतदान है, तो अगर हम पिछले कुछ सालों का पैटर्न देखें तो ये धीरे धीरे ठीक हो रहा है। अच्छा, दूसरा अगर स्टेक पे देखा जाए तो इसमें भाजपा ही कई सारे कुछ दांव पे लगा है, बाकी दलों का इतना बड़ा कोई इसमें वो नहीं है। लेकिन एक चीज़ बाकी आज ये देखने वाली है कि जिस तरह राहुल गांधी जी ने अपना कार्यक्रम जो है अमेठी का रद्द किया, अपना दौरा रद्द किया, ये कहीं ना कहीं सिग्नल डिफरेंट दे रहा है। आज मैंने भी वहाँ पे लोगों से बात करी जो राजनीति में काफ़ी एक्टिव लोग हैं, तो सब वहाँ पे ये बात बोल रहे हैं कि बहुत टफ कंपटीशन है, कुछ भी हो सकता है। मतलब भाजपा ने पूरा जोर लगाया हुआ है। और आप एक स्ट्रैटेजी उनकी देखिए भाजपा की, जब 2014 में इन्होंने स्मृति ईरानी जी को वहां भेजा था, तो उन्होंने ये सोच के भेजा था कि इनको यहाँ पे परमानेंटली रखना है। अगर आप ये समझिए कि वहां से अगर राहुल गांधी जी अपना चुनाव हारते हैं, तो ये इससे बड़ा सेटबैक कांग्रेस पार्टी के लिए कोई नहीं होगा। उस जगह से उनका हारना ये एक बहुत बड़ी चीज होगी, और कांग्रेस के लिए एक तरह से उनकी जो है वो बहुत बड़ी हार होगी। इससे बड़ी हार कोई हो नहीं सकती। तो ये कहीं ना कहीं कांग्रेस को समझ में आ रहा है कि ये सीट इस बार फंसी हुई है। और देखिए, अभी तक तो कह सकते थे कि फंसी हुई, अब तो वोटिंग हो गई। हाँ। अगर हम बात करें, और जिस तरह से आज उन्होंने अपना दौरा भी रद्द किया, वहां पर लगातार लोगों ने वोट किया, क्या लग रहा है? आपके अपने सोर्स भी बता रहे होंगे, क्या निकल गया कांग्रेस के हाथ से, गया क्या अमेठी? बहुत टफ है, बहुत टफ है। इस बार वहां पे चुनाव बहुत टफ है। अब उसके पहले कुछ हम लोग प्रेडिक्शन नहीं कर सकते, लेकिन जो वहां पे लोग बोल रहे हैं, जो वहां के कांग्रेस तक के लोग बोल रहे हैं कि बहुत बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल हो रही है उन लोगों को। और अगर जो वो जिस लेडी का आज दिन में देखो वीडियो वायरल हो रहा था, वो एक ऐसा नहीं, उसको एकदम से बूथ कैप्चरिंग के तौर पे प्रोजेक्ट करना थोड़ा सा स्मृति ईरानी जी की तरफ से थोड़ा सा वो अतिशयोक्ति था। लेकिन ये कोई एक उत्साही कार्यकर्ता भी ऐसा कर सकता है जाके। लेकिन जो वो महिला थी, एक साधारण किसी गांव से आने वाली महिला, ये जो एक्चुअल ये वोटर होता था कांग्रेस का, अब वो ये महिला कह रही है कि हम तो कमल पे बटन दबाने गए थे और वो हमारा दबवा दिया गया। ये आप एक देखें तो कहीं ये शिफ्ट हुआ है। जो कांग्रेस का ट्रेडिशनल वोटर था वो भाजपा के पास जा रहा है। इसमें ज्यादा बड़ा मैसेज ये है कि ये जो जिस तरह से जो वो उस महिला का जो कांग्रेस की ट्रेडिशनल वोटर दिखती है, वो शिफ्ट हो रही है। ये एक अहम बात है। और जैसा कि आप इशारे दे रहे हैं,
वो तो खैर 23 तारीख को पता चलेगा, लेकिन ये जानना और समझना दिलचस्प होगा। अगर और हम इसका अध्ययन करें, थोड़ा सा और इसको लेकर के शोध करें, तो समझ में आने लगेगा कि किसके फेवर में गई हवा। शायद यही वजह थी कि कांग्रेस को पहले से समझ में आ गया था कि राहुल गांधी को यहां से शिफ्ट करना पड़ेगा, और कहीं ना कहीं उन्होंने एक दूसरी सीट भी उनके लिए तैयार की। एक चीज मैं और इमरान भाई एक ऐड करना चाहूंगा, जिस तरह से स्मृति ईरानी जी को लगातार वहां पे बीजेपी ने, नरेंद्र मोदी जी ने ये सोच के भेजा था कि ये परमानेंटली हम राहुल गांधी के लिए एक प्रॉब्लमेटिक सीट, ये प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन बना के रखेंगे। स्मृति ईरानी जी लगातार अमेठी में एक्टिव रही, कुछ ना कुछ वहां पे कुछ ना कुछ उनके कार्यक्रम चलते रहे, और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री वगैरह वाले जो इनिशिएटिव्स थे बीजेपी गवर्नमेंट के, हालांकि वो पहले से चल रहा था, ऐसा नहीं था, लेकिन जिस तरह से वहां पे भाजपा ने अपनी एक वो एक्टिविटी जारी रखी, उसमें कहीं ना कहीं राहुल गांधी जी ने एक बहुत बड़ा अपना ग्राउंड लूज किया है। ठीक है राजीव रंजन जी, बीजेपी की ये हिकमत अमली, ये रणनीति होती कि तमाम बड़े नेताओं के सामने अपने कद्दावर नेताओं को उतार दो कांग्रेस के। कांग्रेस ये कह के पीछे हाथ कर लेती है कि हमारी तो संस्कृति नहीं है बड़े नेताओं के आगे लड़ना या उनको हराने की कोशिश करना। कैसे देखें अब ऐसे में, जबकि राहुल गांधी का चुनाव फंसा दिया स्मृति ईरानी ने, जो भी फैसला हो, अभी ये कहना बहुत जल्दबाजी होगी। अमेठी का नेचर भी एक अलग किस्म का है, बहुत परंपरागत सीट रही है, ऐसा नहीं है कि लोग इतनी जल्दी कांग्रेस का साथ छोड़ देंगे, लेकिन हाँ चैलेंज बहुत तगड़ा मिला है और बहुत सख्त चैलेंज मिला है, कुछ भी हो सकता है इधर उधर। कैसे देखें? एक्चुअली क्या है कि अमेठी का जो इस बार का जो सबसे मजेदार बात है, इंटरेस्टिंग बात है, जो अभी हमारे मित्र भी बता रहे थे कि उसमें वोटर शिफ्ट हुआ है। अभी तक वोटर शिफ्ट नहीं हुआ करते थे, ट्रेडिशनल वोटर्स थे। इस बार का जो आप देखेंगे, ट्रेडिशनल वोटर शिफ्ट हुआ है, यंगस्टर शिफ्ट हुए हैं, लेडीज जो है, जो स्मृति ईरानी वहां पे लेडीज महिला कैंडिडेट हैं और बहुत ही उनको योग्य कैंडिडेट मान जा रहा है, जो अभी कई सारे सर्कमस्टांसेज आए हैं जिसमें उनको देखा गया है कि बहुत बढ़ चढ़ के वहां के जनता के साथ वो अपना प्रेजेंस को मार्क करवाई है। तो उसके अकॉर्डिंगली आप देखेंगे कि जो शिफ्ट हुआ है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस को और राहुल गांधी के लिए बहुत ही वो टाइट सिचुएशन क्रिएट कर दिया है। उसका रीजन यही है कि लोग जो देख रहे हैं कि देश का जो स्थिति क्या है और वहां से जो अपने प्रतिनिधि को चुन के भेजना चाहते हैं, वो प्रतिनिधि कैसा होना चाहिए। अब चूंकि ट्रेडिशन, इमरान साहब सारे लोग चाहते हैं कि ट्रेडिशन से हटके काम करना चाहिए। देश की बात लोग सोच रहे हैं, राष्ट्र की बात लोग सोच रहे हैं, अपने विश्व के लिए लोग सोच रहे हैं कि हम अपने भारत को विश्व के नक्शे में कितना ऊंचा ले जाए। तो उसके अकॉर्डिंगली जो मुझे समझ में आ रही है कि ट्रेडिशनल वोटर का शिफ्टिंग हो रहा है, और वो कहीं ना कहीं वो तब होता है जब कैंडिडेट भी उस लेवल का, जी कैंडिडेट भी सामने वाला चुनौती देने वाला उस लेवल का हो, तो वोट शिफ्ट हो सकता है। परंपरागत वोट तभी शिफ्ट होता है जब मजबूत कैंडिडेट सामने से लड़े। बिल्कुल बिल्कुल, जो कि स्मृति ईरानी एक मजबूत कैंडिडेट है, जनता के बीच में रहती है और उनको सब लोग चाहते हैं। जो वहां के लोगों से बात हुई, वहां के जितने भी वोटर्स हैं इलेक्शन में जो जिस दौरान बात हो रही है, उससे उनको लग रहा है कि नहीं, जो कैंडिडेट बहुत ही एलिजिबल कैंडिडेट है और उनको लाना चाहिए जो जनता के बीच में रहे। क्योंकि वो 5 साल वहां मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं रही, वो सरकार में रही, मंत्री रही, उस बीच में भी वहां के कई सारे कार्यक्रमों में वह जाती रही। जबकि आप एक चीज बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि बहुत कम नेता को देखते हैं कि हारने के बाद अगर वहां से कोई पब्लिक आते हैं तो उसको सपोर्ट करते हैं। स्मृति ईरानी में देखा गया, अमित शाह और नरेंद्र मोदी साहब की रणनीति रही कि लगातार वहां पर अपनी प्रेजेंस रखो और उसका फल हो सकता है शायद मिले। चलिए देखेंगे सर, मैं आ रहा हूं अमित रैना जी के पास जाना चाहूंगा, कश्मीर मामलों के जानकार है। शोपियान पुलवामा में सर 4% वोटिंग हुई, इतना ही उम्मीद भी थी, इससे ज्यादा अगर कुछ होता तो आश्चर्यजनक होता। लेह लद्दाख ने बेहतरीन परफॉर्म किया, 64 के आसपास वोटिंग हुई है। कैसे देखते हैं जम्मू कश्मीर में इस मरहले की इस वोटिंग को? देखिए, साउथ कश्मीर से वोटिंग परसेंटेज डिप होनी थी, ये पता था, और इसी कारण 3 साल से सीट खाली पड़ी थी। मगर इतनी डिप करी है मुझे उम्मीद नहीं थी। ये अपने आप में बहुत अफसोसनाक हो गया। हम बिल्कुल बहुत अफसोसनाक हो गया। और क्या वजूहात रही होंगी? देखिए, एक तो डर तो सबसे बड़ा वजूहात रहा ही है। टेररिस्ट प्रोन एरिया है। आज सवेरे सवेरे ही सबसे पहली खबर जो मैंने सुबह सुबह नींद से उठ के देखी तो पता चला कि एक ग्रेनेड अटैक हो गया, उसके बाद पेट्रोल बम अटैक हुआ, उसके बाद गाड़ियां तोड़ी गई, उसके बाद पोलिंग बूथ पे पथराव हुए हैं। तो सारा दिन वायलेंस से रहा है। मगर दूसरा, अगर आप पीडीपी के एंगल से देखें तो महबूबा जो पिछले जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, इसमें 6 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, 6 के 6 पीडीपी के पास थी जी। और अनंतनाग और कुलगाम के जो वोटिंग पैटर्न आए हैं कॉन्स्टिट्यूंसीज को लेकर, वो या तो कांग्रेस के एरियाज में ज़्यादा रही हैं जहाँ से उनके एमएलए रहे हैं, या कुलगाम में भी, या एनसी के, और अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में
तो कम से कम बीजेपी को भी काफी अच्छे वोट मिले हैं। तो उम्मीद थी कि जो भी लॉस पीडीपी ने करा है कुलगाम और अनंतनाग में, वो शुपियन पुलवामा रिकवर करेगा और उनको एक बहुमत देगा ताकि वो जीत सके। और अगर 15,000 वोट ही टोटल आज गिरे हैं तो उनके लिए हालात उतने सही नहीं रहते। अब ये सीट महबूबा जी के हाथ से जाती हुई दिख रही है मुझे। बाकी क्या होगा वो 23 तारीख को पता चलेगा। मगर आज महबूबा जी के लीडरशिप पे सवाल उठाया है उनकी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी ने, जो अपने नेता के लिए वोट करने बाहर नहीं निकले। ये बहुत बड़ी बात है। महबूबा का दबदबा इस सीट पर हमेशा से रहा है और ये माना जाता था कि ये उनकी परंपरागत सीट है, यहां उनकी तूती बोलती है। लेकिन उनका वोटर अगर ना निकल रहा है तो इसका मतलब तो यही होता है कि लोग या तो उनको नापसंद कर रहे हैं, हराना चाहते हैं, या फिर डर गए हैं। यही चीज हो सकती है। और यहां फिर क्या कांग्रेस अपनी जगह बना पाएगी? देखिए, कांग्रेस का कैंडिडेट बड़ा स्ट्रांग कैंडिडेट है। मीर साहब हैं, स्टेट प्रेसिडेंट भी हैं, स्टेट प्रेसिडेंट हैं। उनका रैपो बड़ा अच्छा है अपने एरिया में, अपने लोगों में रिस्पेक्टेड है। मगर शुपियन पुलवामा रहे हैं, जमात इस्लामी गढ़ रहे हैं, पीडीपी का गढ़ रहे हैं और ट्रेडिशनली पीडीपी को कितने सालों से वोट करते जा रहे हैं। तो ये आज जो सवाल है कि या तो महबूबा जी की लीडरशिप पर विश्वास नहीं रहा है, या तो लोगों को विश्वास रहा है कि महबूबा जी अब डिलीवर नहीं कर सकती। भाजपा के साथ जो गठबंधन रहा है उसको लेकर भी काफी नाराजगी रही है और ये रिफ्लेक्शन पूरे साउथ कश्मीर में आया है, अनंतनाग में आया, कुलगाम में आया, जिनके गढ़ हैं, कि जो भाजपा के साथ गठबंधन है वो लोगों को पसंद नहीं आया। और डबल स्टैंडर्ड्स भी हैं। आपने ग्राम पंचायत, अर्बन बॉडी, लोकल बॉडी के वोट बाइकआउट करे, कहा 370-35 को लेकर, और आप पार्लियामेंट इलेक्शन में खुद क्योंकि लड़ना चाहती हैं तो इसलिए आप नॉमिनेशन फाइल कर रहे हैं। तो ये डबल स्टैंडर्ड्स भी रहे और लोग इससे मुझे लगता है काफी हद तक नाराज भी रहे। तो दोनों मिक्सचर रहे हैं, क्योंकि नायकू अभी हिजबुल मुजाहिदीन की थ्रेट आ गई थी। कल ही गुलाम मीर, भाजपा के जो उपाध्यक्ष हैं अनंतनाग के, उनको मारा गया। उससे पहले मदन लाल करके कुलगाम से भाजपा के एक और कार्यकर्ता है, ग्राम त्राल से एक पंचायत मेंबर को मारा गया। तो डर का माहौल भी था। मगर ये फेलियर है और तीनों पार्टीज का फेलियर, चारों पार्टीज का फेलियर है, भाजपा का, कांग्रेस का, नेशनल कॉन्फ्रेंस का, पीडीपी का, कि वो कॉन्फिडेंस नहीं दे पाए वोटर्स को कि आप बाहर निकलिए, आप वोट डालिए और हम आपकी बात दिल्ली तक पहुंचाएंगे। चलिए, मैं लौट रहा हूं और भी बात करेंगे, हम हालात पर बात करेंगे और लोगों की क्या सोच उस पर ही बात करेंगे। इस छोटा सा एक वक्फा लेंगे। आज 5वां मरहला पूरा हुआ, हम 5वें मरहले को और टटोलने की कोशिश करेंगे। हम बिहार और उत्तर प्रदेश की भी बात करेंगे, वेस्ट बंगाल की बात करेंगे। अभी लौट रहे हैं, आप देखते रहिए जी सलाम।